हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये वीडियो लेक्चर 6 है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का, जहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या ऑब्जर्व हम करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, और उनके लिए जो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहला टॉपिक हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए ध्यान से, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस, थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड: डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम कभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस के लिए, तो उस सब्सटेंस के द्वारा थ्री डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो किए जाते हैं। वो थ्री डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हैं? वो डायमैग्नेटिज्म हो सकता है, वो पैरामैग्नेटिज्म हो सकता है, वो फेरोमैग्नेटिज्म हो सकता है। ठीक है, अब एक एक करके इनकी बात करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करें फेरोमैग्नेटिज्म की, तो फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो एक तरह का पैरामैग्नेटिज्म का ही स्पेशल और एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है। तो इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज अ स्पेशल एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म जो होता है उसका एक एक्सट्रीम फॉर्म या उसका एक स्पेशल जो कैटेगरी है वो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, राइट। अब आगे देखिए, मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर पैरामैग्नेटिक। जो बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल आयंस का नेचर देखा जाता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर देखा जाता है, और जो बिहेवियर है उसको हम पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं, राइट। तो यही बात कही गई है कि मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर पैरामैग्नेटिक। जो ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस हैं बहुत सारे, वो कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिज्म ऑब्जर्व होता है। अभी क्यों होता है तो देखिए ज़रा ध्यान से। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum। पैरामैग्नेटिज्म जो अराइज होता है, जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट जो उसके साथ एसोसिएटेड होगा। अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो जहाँ कहीं पे पैरामैग्नेटिज्म की बात होगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस मस्ट है, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा जो कि एसोसिएटेड होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम से और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती, इसलिए हमारा सारा फोकस जो रहेगा वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पे या स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए, for the compounds of the first series of transition metals, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance। अगर हम बात करें फर्स्ट सीरीज जो है 3D सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स की, उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन है वो क्वेंच हो जाएगा, उसकी ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स के लिए, फॉर दीज कंपाउंड्स द मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्पिन ओनली फॉर्मूला। और ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो सीधा सीधा डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो फॉर्मूला है उसका नाम है स्पिन ओनली फॉर्मूला, राइट। और वो स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? वो है म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। mu is equal to √n+2 Bohr magneton Bm, where n is the number of unpaired electrons and mu is the magnetic moment in units of Bohr magneton। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, जो कि बोर मैग्नेटॉन की यूनिट्स में आपको ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, बिना सॉल्व किए ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? वो देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि अगर n की वैल्यू 1 है तो आपके पास म्यू आ जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन, जो कि फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपके पास जो
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो n.84 से n.92 बोर मैग्नेट्रॉन के बीच में आएगा। इट कैन बी n.84 लोवेस्ट वैल्यू एंड n.92 हाईएस्ट वैल्यू, इसी रेंज के बीच में आएगा। यानी आपको मैग्नेटिक मोमेंट की एक रेंज ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इफ n इज इक्वल टू 1 देन म्यू ऑब्जर्व विल बी 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, बट इफ n इज मोर देन 1 यानी आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है तो म्यू 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, तो उस समय जो आपका म्यू आएगा वो आएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आपके पास हैं उसके साथ 0.84 बोर मैग्नेट्रॉन से लेके n.92 बोर मैग्नेट्रॉन की रेंज तक आएगा। ओके, और यहाँ पे आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी रेंज ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। दस द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट गिव्स अ यूजफुल इंडिकेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट है वहाँ से आपको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है किसके बारे में, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर के बारे में जो कि उस एटम, आयन और मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं n.84 से n.92, तो ये n क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइट, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमसे ये कैलकुलेट करने का होगा। हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के स्पीसीज का, उसके आयन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। किसी डाइवेलेंट आयन का एक्वा सॉल्यूशन में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अगर उसका एटॉमिक नंबर 25 है। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर 25 है, मतलब हम मैग्नीज की बात कर रहे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। इसलिए Mn+2, क्योंकि आपको डाइवेलेंट आयन की बात की गई है तो Mn+2 एक्वस क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s0। 3d5 4s0 का मतलब है आर्गन, हम 3d के 5 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेटली अरेंज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हर d ऑर्बिटल में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब n हमारे पास आ गया 5, मीन्स 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn+2। जब हमारे पास n 5 है तो हमारा आंसर n.84 यानी कि 5.84 की लोवेस्ट वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे आया एक बार देखते हैं। हेंस म्यू इज इक्वल टू √n n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, फिर n की वैल्यू रख देंगे, सो √5 5+2 बोर मैग्नेट्रॉन, 5+2 हो जाएगा 7, सो √5 × 7 बोर मैग्नेट्रॉन, 5 × 7 हो जाएगा √35 बोर मैग्नेट्रॉन विच इज़ इक्वल टू 5.84 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो हमारे पास जो डाइवेलेंट आयन है मैग्नीज जिसका एक्वस सॉल्यूशन में मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 5.84 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का ही। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2 एक्वस आयन हैविंग एटॉमिक नंबर 27। एटॉमिक नंबर 27 वाला जो एक एलिमेंट है उसका एक्वस सॉल्यूशन में +2 डाइवेलेंट आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो जब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 27 की तो बात हो रही है कोबाल्ट की जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d7 4s2। तो कोबाल्ट +2 क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, आर्गन 3d7 4s0। आर्गन 3d7 4s0 है तो हम कैसे अरेंज करेंगे, तो हम देखेंगे कि 3d जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं उनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर जो फर्स्ट के 2 ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। सो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3 और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। राइट, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 विच शोज दैट देयर आर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कोबाल्ट +2। जब n की वैल्यू 3 आ गई है तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है हमारा म्यू इज इक्वल टू √n n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो म्यू आ जाएगा √3 3+2 बोर मैग्नेट्रॉन। दिस कम्स आउट टू बी म्यू इज इक्वल टू √15 बोर मैग्नेट्रॉन, जिसको हम बोलेंगे म्यू s इज इक्वल टू 3.84 बोर मैग्नेट्रॉन। और जैसा कि आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है, n अगर 3 है तो हमारा आंसर आ रहा है 3.84 बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरह से हम किसी भी स्पीसीज़ का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आराम से मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं और अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए।
अब हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिला वहीं पे ही पैरामैग्नेटिक नेचर मिलेगा, और वहीं पे ही आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से आपको कलर दिखेगा। तो अगर कोई ट्रांजिशन मेटल का आयन कलर्ड है तो डेफिनेटली उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मोस्टली वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, अब तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जब फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उस ट्रांजिशन मेटल के आयन में जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है और वहाँ से कलर कैसे आता है उसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन from a lower energy orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of the light absorbed. जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, वो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से आप जंप कराते हो हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में। अब जाहिर सी बात है, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से जब आप हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवा रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो होगी एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। वो एक्साइटेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जनरली जो है वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन होगा तो उस दौरान जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन हमको मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब के इक्वल होगी। वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब है उसको करस्पॉन्ड करेगी, और वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब है वो जनरली जो है फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो यही बात कही गई है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। ये आपको कहाँ मिलती है, विजिबल रीजन में फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब कलर कैसे आता है, देखिए ध्यान से, द कलर ऑब्जर्व्ड करेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। जैसी लाइट एब्जॉर्ब होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको ऑब्जर्व होगा, यानी जो कलर आपको ऑब्जर्व होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा लाइट एब्जॉर्ब्ड की। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको ऑब्जर्व होगा। अब देखिए आगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी वो हमको कैसे पता चलेगा, वो कैसे डिसाइड होता है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो ये सारी कहानी डिसाइड करता है लिगेंड। लिगेंड कौन होता है, जो उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऑलरेडी अटैच रहता है, वो जो कंपाउंड बनते हैं उसके अंदर। तो जब कोई ट्रांजिशन मेटल आयन की बात कर रहे हो तो उसके साथ जो लिगेंड अटैच है वो भी सारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिगेंड, और वही डिसाइड करता है कि जो सेंट्रल मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजिशन जब होगा हायर एनर्जी और डी ऑर्बिटल में तो वहाँ पे कैसे होगा वो, और वहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी। और इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसमें बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है जिस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। जिस नेचर का लिगेंड होगा वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, जहाँ वाटर लिगेंड होता है, वहाँ जो आपको आयंस के कलर मिलते हैं, एक जनरल आइडिया उसका ले लेते हैं। तो देखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल आर द लिगेंड्स, द कलर्स ऑफ द आयन ऑब्जर्व्ड आर एज फॉलोज। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड्स होते हैं वहाँ कलर ऑफ द आयंस ऑब्जर्व्ड क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है और वहाँ पे कैसा कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको सबसे मेन बात यहाँ पे यही ध्यान रखनी कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पीसीज जो होगी वो कलरलेस होगी, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उस स्पीसीज का कोई ना कोई कलर आएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा लाइट एब्जॉर्ब्ड के। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करें 3D0। अगर 3D0 की बात करें तो हमारे पास 3D0 में दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4। अब स्कैंडियम +3 में भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3D0 है, और टाइटेनियम +4 में भी 3D0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। तो स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4 दोनों में ही 3D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से दोनों के दोनों स्पीसीज कलरलेस हैं।
तो ये बात क्लियर हो गई कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही कलर आपको देखने को मिलेगा। जनरली हम जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस की बात कर रहे हैं। फिर आगे बात करें 3D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम +3 की भी होती है और 3D1 कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम +4 की भी होती है। लेकिन अगर वेनेडियम +4 की बात करें 3D1 कॉन्फ़िगरेशन जहाँ है तो आपको ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। लेकिन अगर बात करें टाइटेनियम +3 की जहाँ 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर्पल कलर मिलेगा। अब आप कहोगे पर्पल और ब्लू में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। यस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें 3D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो वेनेडियम +3 में 3D2 कॉन्फ़िगरेशन होती है जहां आपको ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है। अब बात करें 3D3 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दो एग्जांपल हैं हमारे पास, वेनेडियम +2 और क्रोमियम +3, दोनों में ही वॉयलेट कलर आता है। इनफैक्ट आप जब 3D4 कॉन्फ़िगरेशन देखते हो Mn+3 में, उसमें भी आपको वॉयलेट कलर ऑब्जर्व होता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि 3D3 के जो वेनेडियम +2 और क्रोमियम +3 हैं और 3D4 का जो Mn+3 है, तीनों में ही वॉयलेट कलर ऑब्जर्व होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 3D4 कॉन्फ़िगरेशन में जो क्रोमियम +2 है वो ब्लू होगा। तो ब्लू और वॉयलेट ऑलमोस्ट काफ़ी मैच करते हैं, बट फिर भी फ्रीक्वेंसी अलग होने से थोड़ा सा कलर में वेरिएशन आएगा। 3D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जहाँ Mn+2 है, उसमें आपको अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी जिसकी वजह से आपको जो कलर मिल रहा है वो पिंक कलर होगा। तो Mn+3 और Mn+2 के कलर में भी डिफरेंस है। Mn+3 वॉयलेट कलर का होता है जबकि Mn+2 पिंक कलर का है। और ये कलर में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा Mn+3 और Mn+2 में, उसके दौरान जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी वो डिफरेंट है। इसी तरह से देखिए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए 3D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो Fe+3 में 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका कलर येलो है। तो आप 3D5 में भी दो अलग अलग एग्जांपल देख सकते हैं, अलग अलग कलर आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 3D6 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हमारे पास दो एग्जांपल हैं Fe+2 और Cobalt+3। Fe+2 ग्रीन कलर का होता है जबकि Cobalt+3 ब्लू कलर का होता है। 3D7 में हमारे पास Cobalt+2 एग्जाम्पल है जिसका कलर पिंक होता है। 3D8 में हमारे पास Nickel+2 है जिसका कलर ग्रीन होता है। 3D9 में हमारे पास Copper+2 है जिसका कलर ब्लू होता है। और 3D10 जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, Zinc+2, वो कलरलेस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कलर अलग अलग बता रहे हैं। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली जो स्पीसीज़ है वो कलरफुल होगी, उसमें कोई पर्टिकुलर कलर आपको दिखेगा। लेकिन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पीसीज़ कलरलेस होगी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। पहला हमने देखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जहां हमने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो स्पिन ओनली फॉर्मूला है उसके बारे में बात किया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, और उसका फॉर्मूला है √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। वहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हो। और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। हमने कैलकुलेट किया, एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने कलर की बात की, कलर क्यों आता है, कलर का रीज़न क्या है और कैसे हम कलर को देखते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी आपको समझा है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।